आज की क्लास में हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यानी आज की क्लास क्षेत्र मिति स्टार्ट होता है। क्लास 10th का हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना वृत्त से संबंधित क्षेत्र। वृत्त को इंग्लिश में बोलता है सर्किल। क्या बोलते हैं हम लोग? सर्किल, है ना। तो हम लोग सर्किल के बारे में चर्चा करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्र। ठीक है। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्र पढ़ने से पहले यहाँ पर क्षेत्र मिति का मतलब समझिए। हम लोग आज क्षेत्र मिति स्टार्ट कर रहे हैं। क्षेत्र मिति का आज पहला दिन है। तो सबसे पहले क्षेत्र मिति का मतलब क्या होता है, तो आप लोग क्षेत्र मिति का मतलब समझ रहे हैं अच्छे से। क्षेत्र मिति, क्षेत्र प्लस मिति, अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? क्षेत्र मिति बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्षेत्र किसको बोलते हैं? हम लोग एरिया को बोलते हैं। और मिति मीन्स मापना, है ना। किसी भी जगह को मापना क्या कहलाता है? क्षेत्र मिति कहलाता है। तो क्षेत्र मिति में बहुत सा आकृति होता है जिसको हम लोग नाप तौल करते हैं, है ना। मापते हैं उसको कितना है नहीं है, तो वो क्षेत्र मिति के अंतर्गत आता है। एरिया का मापना, एरिया को मापना क्या कहलाता है? क्षेत्र मिति कहलाता है। अब क्षेत्र मिति भी कई आकृति होते हैं। क्षेत्र मिति में कई प्रकार की आकृति होते हैं। घन, घनाभ, आयत, ये सब होते हैं ना। उसी तरह से यहाँ एक वृत्त भी एक आकृति होता है। वृत्त को मापने के लिए यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ हम लोग। वृत्त में जितने भी कंडीशन आते हैं सभी चीजों को हम लोग यहाँ मापना सीखेंगे। और खास करके इसमें एरिया के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? क्षेत्रफल के बारे में। एरिया के हिंदी क्या होता है? क्षेत्रफल। तो खास करके इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है ना। ज्यादा हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल क्या होता है? तो जो आकृति जितना जगह घेरता है वह उसका क्षेत्रफल होता है। कोई भी आकृति है, चाहे यह त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, या वृत्त हो, या कुछ भी हो, तो जो जगह जितना एरिया वो घेर लेता है, जो जगह घेरता है वह इसका क्षेत्रफल। जैसे त्रिभुज में ये एरिया घेर लिया तो त्रिभुज का ये एरिया क्या कहलाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। ये क्या है? वर्ग नहीं, हम बोल सकते हैं इसको चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज इतना एरिया घेरा है तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल में इतना एरिया आ जाएगा। वृत्त इतना एरिया घेरा है तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। आज समझ में ना। अब एक होता है परिमिति। तो जिस लाइन के द्वारा जो आकृति के घेरा हुआ था, जिसमें इसी लाइन के द्वारा ने इसको घेरा हुआ है, इस क्षेत्र को, तो ये लाइन के योगफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परिमिति बोलते हैं। ये भी देखिए, ये लाइन के द्वारा इसको घेरे हुए हैं, ये इसका परिमिति है। परिमिति को ही परिधि कहा जाता है या परिमाप कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ वृत्त के बारे में। सबसे पहले किसका बात करेंगे हम लोग? वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त कहते हैं किसको? वृत्त इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? तो सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किल। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है। तो सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं कहता अपना सर्कल बनाकर, हम लोग गोले गोले से सब अपना सर्कल बनाए हुए हैं चारों तरफ से, बोलते हैं ना। तो यहां पर है क्या? वृत्त किसे कहेंगे? वृत्त। अब यहां पर वृत्त किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। किसी समतल में स्थिर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी रखते हुए चारों ओर चक्कर लगाने से घिरी हुई बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या बोले? ध्यान से सुनिए और लिखिए। किसी समतल में स्थिर एक निश्चित बिंदु से
समान दूरी रखते हुए चारों ओर चक्कर लगाने से घेरे बंद आकृति के आकृति को वृत्त कहते हैं। घेरे बंद आकृति को क्या बोलते हैं? ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी समतल में स्थिर एक निश्चित बिंदु से, यानी कोई समतल पृष्ठ होगा, कोई समतल एक पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ में एक निश्चित बिंदु लिया जाएगा। निश्चित बिंदु कहने का मतलब बिंदु न तो इधर उधर नहीं होना चाहिए, न यहाँ न यहाँ न यहाँ, कहीं नहीं, जहाँ पे हम बिंदु के वहीं पे होना चाहिए ना, तो उसको निश्चित बिंदु बोलते हैं। अब निश्चित बिंदु से समान दूरी रखते हुए चारों ओर चक्कर लगाने से जो बंद आकृति बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि देखिए एक निश्चित बिंदु यहाँ हम ले लेते हैं सपोज, और ये समान दूरी है, ये दूरी ना तो कमेगा नहीं बेसी होगा, ये जितना है उतना ही रहेगा, और समान दूरी रखते हुए चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो एक बंद आकृति का निर्माण होगा। उसी बंद आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पर एक निश्चित बिंदु हम ले रहे हैं कील के माध्यम से, और पेन जो है शेष रस्सी के माध्यम से बांध कर समान दूरी रखते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं हम लोग। क्या लगा रहे हैं? तो चारों ओर चक्कर लगाने से बने बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर एक वृत्त का निर्माण हो गया। क्या हो गया? देखिए किसी समतल में स्थिर, देखिए ये समतल था, पूरा ही समतल है ना, समतल में स्थिर एक निश्चित बिंदु लिए और समान दूरी रखते हुए चारों ओर हम चक्कर लगा दिए। समान दूरी रखते हुए क्या किए? चारों ओर चक्कर लगाने से बने बंद आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग? वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्लियर समझ में आ गया ना? कोई डाउट है? फिर से एक बार ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए आप लोग। किसी समतल में स्थिर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी रखते हुए चारों ओर चक्कर लगाने से बने बंद आकृति को या घिरे बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोई डाउट है वृत्त में? अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट होंगे, उसके बारे में हम लिखा रहे हैं। वृत्त का एक केंद्र होता है। वृत्त में क्या होते हैं? केंद्र। अब केंद्र किसे कहेंगे हम लोग? तो वृत्त के मध्य बिंदु, वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहा जाता है। क्या कहता है? सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ वृत्त का केंद्र, वृत्त का। तो वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का सेंटर यानी वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्लियर है? वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यहाँ पर देखिए केंद्र को हम लोग जनरली सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि सी केंद्र जो होता है, केंद्र का इंग्लिश सेंटर होता है। क्या होता है? और सेंटर सी से लिखा था, इसलिए इसको सी से डिनोट किया जाता है। तो केंद्र किसे कहते हैं? समझ में आ गया? और उसके बाद देखिए ये जो रेखाखंड देख रहे हैं आप, रेखाखंड नहीं सॉरी, रेखा जो देख रहे हैं आप, वक्र रेखा, ये कौन सा रेखा है? तो वक्र रेखा के जो अंदर में जो एरिया आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, इसी को वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाता है। क्लियर है ना? और जिस वक्र रेखाखंड द्वारा ये वृत्त की रचना हुई है उसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? और ये जो क्षेत्रफल है ये क्या है? यहां नीचे लिख देते हैं। और ये हो गया आपका केंद्र। क्या हो गया? ये आपका एरिया हो गया, ये केंद्र हो गया, ये
परिधि हो गया। क्लियर है ना? तो कोई पूछ लेगा परिधि किसे कहते हैं, तो जिस वक्र रेखा खंड द्वारा वृत्त की रचना होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोई डाउट है? केंद्र किसे कहते हैं समझ में? क्षेत्रफल। परिधि के अंदर जो भी एरिया हो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद ध्यान से देखिए, एक वृत्त यहां बना दे रहे हैं। मान लीजिए कि क्या है, मान लेते हैं क्या है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होता है उस दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश होता है रेडियस। क्या होता है? और रेडियस को हम लोग आर से लिखते हैं, तो इसीलिए इसको आर से सूचित किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या। क्लियर है? और उसके बाद वो होता है व्यास। अब यहां पर वो व्यास की बात नहीं कहा जा रहा है जो ऐसे करके गाना गाते हैं, वैसे व्यास के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। व्यास को यहाँ पर इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब व्यास किसे कहते हैं, तो व्यास का बहुत सा डिफिनेशन दिया जा सकता है ना। तो हम बोलेंगे वैसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरते हुए परिधि के दोनों छोरों को छूती है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। देखिए ये रेखाखंड है जो केंद्र से गुजरते हुए परिधि के दोनों छोरों को छुआ है कि नहीं छुआ है, किन्हीं दो बिंदुओं को टच कर रहा है ना, तो इसको हम लोग व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? और भी डिफिनेशन हो सकता है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, इसको भी बोला जाता है। व्यास जो होता है वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होता है, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि वह रेखाखंड जो वृत्त के दो बराबर भागों में बांट देता है व्यास कहलाता है। तो आपका मर्जी जैसा डिफिनेशन का डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो डिफाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए उसके बाद आया कि जब जीवा है तो जीवा किसे कहेंगे। अब जीवा का नाम है ना, तो जीवा कहेंगे किसको, तो परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को छूने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं के छूने वाली रेखाखंड को क्या कहता है, जैसे मैं एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, ये दोनों बिंदु को छू दिया तो ये क्या कहलाएगा, जीवा। ये क्या कहलाएगा, जीवा। ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, जीवा। तो जब दो बिंदुओं को छू रहे थे, ये भी तो दो बिंदुओं को छू रहे थे, व्यास भी तो दो बिंदुओं को छू रहा था ना जी, छू रहा था नहीं छू रहा था, तो व्यास भी एक प्रकार क्या है, जीवा। देखिए यहाँ पर ये देखिए जीवा है, ये भी 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 जीवा है। ध्यान से देखिए तो सबसे बड़ा जीवा कौन है आपका, यही वाला ना है, जो केंद्र से गुजरा वही क्या है, सबसे बड़ा जीवा है। और केंद्र से गुजरने वाले जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहेंगे। एक बार और देखिए, केंद्र से जैसे जैसे जीवा दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे वे छोटे होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ है तो इससे छोटा हुआ कि नहीं हुआ, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, ये भी छोटा, ये भी छोटा। धीरे धीरे ऊपर की ओर जैसे जैसे हम लोग केंद्र से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे जीवा की आकृति छोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे केंद्र के नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे जीवा की आकार बढ़ते जाती है। समझ में आया? कोई डाउट है? अब देखिए इसमें पढ़ना है त्रिज्या खंड। क्या पढ़ना है? अब इसमें बहुत सारे बात बताना भी बाकी है। ये मान लेते हैं क्या आपका क्या बन रहा है, मान लीजिए ये है आपका वृत्त, ठीक है। अभी भी और बाकी है, त्रिज्या खंड से पहले और भी सुन लीजिए। एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं। नोट में लिख लीजिए इसको,
नोट में लिखेगा कि पहला नोट में है कि त्रिज्या अनगिनत होती है। त्रिज्या कितने होते हैं? अनगिनत होंगे, यानी इसमें बहुत सा त्रिज्याएं खींचे जाती हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं, पहला। दूसरा, एक वृत्त के अंदर सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अगर एक ही वृत्त के बहुत सारे त्रिज्याएं ना अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं तो सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सभी त्रिज्याएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चाहे यहां से खींचे, यहां से खींचे, यहां। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि त्रिज्याएं हर एक क्या होता है कि परिधि से केंद्र तक की दूरी होती है और केंद्र चारों ओर से सेंटर में स्थित होता है, बीचों बीच स्थित होता है परिधि के। तो बताइए कभी भी कहीं से भी मापेंगे हम तो बराबर ना आएगा? नहीं आएगा। और इसमें अनगिनत त्रिज्याएं हो सकते हैं। कितने? क्योंकि इस वक्र रेखाखंड पर अनगिनत बिंदु है। कितने बिंदु हैं? तो एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, लेकिन इसमें अनगिनत ही बिंदु है। जब अनगिनत बिंदु है तो अनगिनत त्रिज्याएं भी खींचे जा सकती हैं। क्लियर है? और सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा, अगर व्यास की बात कही जाए तो इसमें अनगिनत व्यास भी खींचे जा सकते हैं। आप लोगों को पता है ना कि एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं गुजारी जाती है। तो ये आपका क्या है? बिंदु है एक। तो इस बिंदु से भी अनगिनत रेखाएं गुजार सकते हैं कि नहीं गुजार सकते हैं? और जो इस बिंदु से रेखाएं गुजार जा रहे हैं, जो परिधि को दोनों ओर टच कर रहे हैं, वो व्यास ही न कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? तो अनगिनत व्यास होते हैं। व्यास भी क्या होते हैं? अनगिनत। व्यास भी क्या होंगे? अनगिनत होते हैं। और सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। सभी व्यास आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? उसके बाद देखिए जीवा की बात करते हैं। इसमें जीवा भी अनगिनत किए जा सकते हैं। जीवा को काउंट नहीं कर सकते हैं। जीवा कभी काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन सभी जीवा आपस में बराबर नहीं होगी। देखिए ये जीवा और ये जीवा दोनों बराबर है क्या? यहां ध्यान में रखिएगा, सभी जीवा आपस में बराबर, आपस में दो ही चीज बराबर होती है, व्यास और, तो मतलब व्यास और त्रिज्या नहीं, सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर और सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। सभी जीवा आपस में बराबर, तो व्यास भी अनगिनत होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह आता है कि एक वृत्त के अंतर्गत कितने त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं? तो अनंत या अनगिनत बोल सकते हैं। एक वृत्त के अंतर्गत कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? अनगिनत। एक वृत्त के अंदर कितने जीवाएं खींचे जा सकते हैं? अनगिनत। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। अब यहाँ पर त्रिज्या और व्यास में संबंध को देख लीजिए ध्यान से। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? तो व्यास जो होता है, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, इसलिए डी से सूचित किया जाता है। व्यास को क्या से सूचित करेंगे? डी से सूचित करेंगे। किसी से? तो ये जो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, 2r के बराबर होता है। डी 2r के बराबर होता है। अगर अर्ध व्यास की बात कही जा रही है, अर्ध व्यास की, तो अर्ध व्यास त्रिज्या के बराबर होता है। अर्ध व्यास त्रिज्या के बराबर होता है, क्योंकि अर्ध कहने का मतलब आधा। अर्ध कहने का मतलब, तो अर्ध व्यास, व्यास का आधा, व्यास का आधा ही ना त्रिज्या होता है। देखिए तो ध्यान से, ये मान लीजिए वृत्त है, ये व्यास, तो ये आधा पार्ट्स इधर है, आधा पार्ट्स इधर है, तो ये वाला आधा पार्ट्स को हम त्रिज्या ही नहीं बोलते हैं। बोलते ही नहीं बोलते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि अर्धवृत्त त्रिज्या की, सॉरी अर्धवृत्त नहीं, अर्ध व्यास त्रिज्या क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्ध मतलब आधा, व्यास मतलब क्या? डायमीटर। डायमीटर का आधा त्रिज्या ही ना होगा। ठीक है? कोई डाउट है? अब यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? परिधि निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? व्यास
कैसे निकालेंगे, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये सारा बात हम बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग त्रिज्या खंड वृत्त खंड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में केवल। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं पहले। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को ना। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे बहुत सा ऑब्जेक्टिव बन के रेडी होता है इससे। पहला तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, तब जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा इस लेसन का। अगर आपको बोलता है किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा, तो एक तरीका है कि आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, और एक है कि आप क्वेश्चन सुनते ही जवाब दे दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना गुना का वृद्धि होगा। तो आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, त्रिज्या को दुगना किया जा रहा है। त्रिज्या क्या किया जा रहा है, तो त्रिज्या पर 2r, आर स्क्वायर है ना, तो अब हो जाएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा। ये ना होगा, ये r को भी हटा दीजिए, हाइट 2 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि जो नया वृत्त की रचना होगा वह इससे 4 गुना अधिक होगा। कितना गुना अधिक होगा, अगर त्रिज्या को दुगना करता है तो 4 गुना, 3 गुना करता है तो 9 गुना, 4 गुना करता है तो 16 गुना, 5 गुना करता है तो 25 गुना। तो आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, आप क्वेश्चन ध्यान से सिर्फ सुनना है, लेकिन किसको वृद्धि किया जा रहा है। यहाँ वृद्धि किया जा रहा है किसका, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को, त्रिज्या को। तो त्रिज्या में आर स्क्वायर, ध्यान देना है कि पावर कितना उतना के स्क्वायर कर देना है बस। दुगुना तो 2 का स्क्वायर, 3 गुना 3 का स्क्वायर, 4 गुना तो 4 का स्क्वायर, 5 गुना तो, अगर 1/2 गुना रहे तब तो 1/2 गुना का स्क्वायर, 1 कितना हो जाएगा 4, है ना। ऐसे में इतना कम हो जाएगा, उस भाग दे रहे हैं तो कम भी नहीं करेगा कि बढ़ जाएगा, इसमें वृद्धि होगा, इसमें कमी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ऐसा ही नहीं है, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाता है, किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाता है तो उसके पुराने वृत्त के क्षेत्रफल और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। इसको भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। क्या बोला है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या को, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा। यह क्षेत्रफल और नए वृत्त के क्षेत्रफल और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर आपको पुराना बोलता है तो पुराना मतलब ये चले आइएगा, और अगर आपको नया बोलता है तो नया में चलेगा जो नया बन के रेडी होगा। सो ध्यान दीजिए, पुराना का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नया क्या होता है, पाई आर का 2r का स्क्वायर होगा, हो कि नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, नहीं समझ में आया क्या दिक्कत होगा। इधर शकल दिखा दे, इधर इधर आइए आप, देखिए इधर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। इन लोगों का हालत ये है कि पढ़ाई चलता रहता है और डिस्टर्ब करते रहते हैं इन लोग। जरा आ जाइए ना, थोड़ा सा देख लेंगे बहुत लोग ना। क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछ दिया जाए कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो इस प्रकार बने वृत्त का क्षेत्रफल और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
तो आपको क्वेश्चन सुनते ही जवाब दे देना है। पुराने वृत्त और नए वृत्त, ध्यान दीजिए, पहले पुराने बोला है तब नया बोला है, तो पुराना के लिए 1 लेंगे हमेशा। पुराने के लिए कितना लेंगे? 1। और नए के लिए कितना गुना त्रिज्या में वृद्धि क्या था? 2 गुना ना, तो 2 का वर्ग कितना होगा? तो 1:4 हो जाएगा इसका आंसर। बताइए, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। देखिए कैसे हुआ। तो नए पुराने वृत्त का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं कि 2πr पाई आर स्क्वायर है, पाई आर, ये आप देख रहे हैं। अब नया जो वृत्त बनेगा त्रिज्या को दुगना करने पर वो क्या होगा? नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई 2r का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या में दुगना का वृद्धि हो जा रहा है। तो पाई क्या? पाई 2r, 2 गुने कितना, यानी 2 का 2 यानी 4, और r गुने r स्क्वायर, तो 4πr² हो गया। अब अनुपात दिखाने के लिए बोला था, अनुपात। तो पुराने पहले, तो पुराने के लिए πr² और नए तो 4πr²। πr² से πr² कैंसिल होगा ना, तो ऊपर में कितना बचा और नीचे में तो 1:4 लिख देंगे। तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ये बच्चों की तरह हो गया। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन का है, और 1 नंबर का क्वेश्चन में हमको 50 सेकंड से भी कम समय दिया जाता है, तो हम इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे इसको। डायरेक्ट क्या करेंगे? नया वृत्त अगर बोला होता तो नया वृत्त के लिए पहले पुराना वृत्त बाद में लिखा गया, नए वृत्त के लिए अगर बोला था नया, पहले नया बोलता कि नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो नया के लिए लेते पहले 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना। पुराने के लिए हमेशा 1 लेना, कहीं भी चले जाइए पुराने के लिए 1 लेना है, हमेशा 1 लेना है पुराने के लिए। जो भी कमी बेशी होगा वो नया वाला में होगा, पुराना वाला में नहीं होगा। तो पुराना वाला में हमेशा 1 लेना है। कितना लेना है? अगर ये इसको आप अभी याद कर लेते हैं तो आपको ये बहुत दिनों तक काम देगा। ऐसा नहीं कि खाली मैट्रिक तक देगा ये काम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको कंपटीशन में पूछा जाता है उसमें भी ये काम देगा आपको। समझ में आया? इसको याद रखिएगा, ध्यान से एक बार फिर से बता रहे हैं। अगर बोला होता है कि किसी वृत्त के त्रिज्या का 3 गुना कर दिया जाए तो पुराने वृत्त और नए वृत्त में वृत्त का अनुपात क्या होगा? पुराना फिर से लिया है तो पुराना के लिए क्या लेना है हमेशा, और नया में कितना का वृद्धि कर रहा है? 3 का, तो 3 का वर्ग, तो 1:3 का वर्ग कितना होता है? 9। इसका आंसर हो गया। अगर बोलता नए वृत्त का अनुपात और पुराने वृत्त का अनुपात क्या होगा, तो नया का कितना हुआ है? पुराना के लिए हमेशा क्या लेना है? तो 9 कितना होगा? 1 हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट है? क्यों यहाँ वर्ग हम क्यों ले रहे हैं? एक क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि सर आप वर्ग क्यों ले रहे हैं? तो वर्ग लेने का कारण है कि r में वर्ग से गुना किया जा रहा है, इसमें वर्ग किया जा रहा है। r को क्या किया जा रहा है? अगर r को क्यूब किया जाए तो हम क्यूब लेते, r का पावर 4 होता तो 4 लेते पावर में। यहाँ भी r का पावर अगर 1 होता तो 1 ही लेते। अब वर्ग क्यों हो रहा है समझ में आ गया आप लोग को कि नहीं आया? अभी भी कोई डाउट है? नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आपको बोलता है कि त्रिज्या को आधी कर दी जाए तब, त्रिज्या को आधी कर दी जाए तब क्या होगा? तो आधी करने का मतलब ध्यान से 1/2 का वर्ग ना बाबू, 1/2 का वर्ग। ध्यान से 1/1 कितना हो गया? आप 4, 1 2 3 पोजीशन, तीसरा पोजीशन कहाँ चला जाता है? ऊपर बटा में नीचे 1 बचेगा, तो 4:1। अब बोलिए सर इसको ऐसा सॉल्व करेंगे? तो नहीं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला है? आधी कर दी जाए तो 1 उलट देना है, दुगना को उलट दो। दुगना वाला क्या करेंगे? अगर 1/3 करता है तो 3 गुना को उलटे वालेंगे। 3 गुना में क्या था? 1:9 था ना, तो 1/3 में 9:3, 9:1 हो जाएगा आंसर। बोलिए क्या दिक्कत हो रहा है? अगर 1/4 कहता है,
तो 16:1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर क्या आ जाए किसी वृत्त की त्रिज्या का 3.2/4 क्या किया जा रहा है, गुना बढ़ा दिया है, तब कितना वृत्त होगा? तो ज्यादा कुछ नहीं सोचो ना, इजी है, एकदम इजी है। देखो क्या ये, क्या ये 4 3 12 1 12 2 16 14 बड़ा कितना वर्ग करो बाबू, कितना हो गया? वर्ग करो, कितना हो गया? 196/16। अब इसे काटना चाहते तो काट सकते, काटेंगे ही, काटना चाहते नहीं, काट देंगे पहले। कितना बार में आई, कितना बार में? 49/। अब इसका रेशियो हम कैसे दिखाएंगे? तो दिखाएंगे 4:49। इतना गुना बढ़ाया जाएगा तब। आपको किस तरीके कैसा है समझ में? देखिए हम समझा रहे हैं। पुराना वाला कितना तय है, नया वाला कितना होगा? 7 बटा कितना, तो काट सकती है ना, बचेगा 7/2 बचे। चलिए आगे, तो यहाँ कितना होगा? 49/4 49/, ये देखिए 49 यहाँ और 4 इसका नीचे रहता, तो 4 कहाँ जाएगा? तो 1 गुने 4 कितना हो जाएगा? अब देखिए 4 और 49 हुआ कि नहीं हुआ? 4:49 हो ना गया। इस तरह से सॉल्व कर देना। कोई दिक्कत? अभी भी कोई डाउट है? अगर 2/3 करता है तब कितना वृद्धि होगा? तो वर्ग करो, कितना? 4/9। तो 2/3 कर रहा है तो 9 ऊपरी और 4 9:4। अब बोलिए, अब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई डाउट होगा इस प्रकार वाला में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग अब चलते हैं क्षेत्रफल को हटाकर परिधि में। ठीक है, क्षेत्रफल से जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता था सारा हम यहाँ बता दिए, और कुछ नहीं पूछेगा इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए। हाँ, अब क्षेत्रफल से अगर त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा तब तो कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अब निकालना है त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल r ना निकालना है हम लोग को, पाई तो नहीं निकालना है। तो पाई जो यहाँ गुना कर रहा है, हम क्या करेगा? बचे क्या मेरे पास? हमको r² नहीं निकालना है, त्रिज्या का स्क्वायर नहीं निकालना, निकालना है त्रिज्या। क्या निकालना है? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई, यहाँ जो क्या है स्क्वायर है ना, स्क्वायर को अगर बाउंड्री की इस प्रकार करा दे तो क्या करेगा? अंडर रूट होगा ना। तो अंडर रूट क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई से हम लोग क्या निकालेंगे? r का मान निकालेंगे। कोई दिक्कत है? और अगर आपसे d पूछ देता है तो d 2 × r, r में 2 से गुना करें तो d मालूम हो जाएगा, यानी व्यास मालूम हो जाएगा हमको। कोई डाउट है? नहीं ना? क्लीन कर दे इसको। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? परिधि की ओर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2π। इसमें कोई डाउट किन्हीं को नहीं? अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना शुरू। वृत्त का परिधि बराबर क्या था? 2πr। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपसे पूछा जाता है किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो परिधि में कितना का वृद्धि होगा? देखिए r पर कितना पावर है? पूछना रहने पर 1, तो 2 पर भी पावर 1, तो 2 गुना हो जाएगा। 3 गुना रहेगा तो 3 गुना होगा, 5 गुना का तो 5 गुना, 100 गुना कहेगा तो जितना गुना का उतने गुना वृद्धि होगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है?
अब अनुपात पूछा होता तब कि किसी वृत्त के त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो पुराने वृत्त की परिधि और नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा। दोनों वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। पुराने के लिए हमेशा कितना और नया में कितना के वृद्धि का दुगना ना। अब एकरा पर वर्ग होता तब ना यहाँ पर वर्ग देते, एकरा पर वर्ग नहीं तो यहाँ भी वर्ग, यानी 1:2। क्या डाउट है। अगर 5 गुना कर दिया जाए तो पुराने वृत्त की परिधि और नए वृत्त की परिधि में कितना का अनुपात हो जाएगा। तो पुराने के लिए हमेशा 1 और नया 5 गुना तो 5, 1:5 हो जाएगा। क्या डाउट है। यदि आपको बोला था कि आधी कर दी जाए तब, तो आधी के लिए 2 यहां अब 1 इधर। हम क्या बोले थे, इसको पलटने के लिए बोले था हमें, बोले थे ना पलट दो, बनी गया। कोई डाउट है, कोई डाउट। इस प्रकार से वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल में जितनी भी समस्या आने वाली है सारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं वृत्त की परिधि अगर दिया हुआ है तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्लीन करते हैं। अगर आपको वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो त्रिज्या हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो परिधि, अब यहाँ पर 2 पाई जो है वो आर के साथ क्या कर रहा है, गुणना। तो बराबर की ये साइड आता है तो क्या करेगा, तो आर बराबर क्या हो गया, परिधि बटा 2 पाई। परिधि बटा कितना, अगर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 7 गुने परिधि बटा 44 लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है। अब बोलेंगे सर ये सूत्र कहाँ से आया, तो देख लीजिए ध्यान से। परिधि के परिधि रहने दे रहे हैं 2 और ये पाई का मान कितना, ये 7 कहाँ चल जाएगा, तीसरा पोजीशन पर ऊपर नहीं जाएगा। अब 5 दूना आ गया, आया कि नहीं आया। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से सॉल्व करके इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। परिधि का मान रखकर 44 से डिवाइड करके आर का मान निकाल सकते हैं। अब त्रिज्या पूछेगा, अगर व्यास पूछेगा तब, अगर व्यास पूछेगा तब क्या होगा, त्रिज्या में 2 से गुना कर देंगे, व्यास हो जाएगा। लेकिन अगर आपको व्यास दिया हुआ रहेगा तब परिधि बराबर क्या सूत्र होता है, तो पाई डी। क्या होता है, अब यहां में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। अब अगर बोलता है कि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तब, तो व्यास जो होता है त्रिज्या कैसे ही आधा होता है, नहीं बड़ी मार मारेंगे, दुगना ना होगा, अजी दुगना ना होगा। हम क्या बोले अभी, व्यास ऐसे ही त्रिज्या का आधा होता है, तो आप लोग बोल रहे हैं जी व्यास दुगना होता है त्रिज्या से, और आधा कर रहा है, त्रिज्या को आधा कर दी जाती है, तब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा केवल आर। तो उसमें कोई परिवर्तन, ऐसे स्थिति में कोई परिवर्तन होगा, ये बराबर, ठीक है। अगर व्यास दिया हुआ है 8 सपोज, और त्रिज्या का आधा कर ला बोल दिया, तो लो आधा कर ला, सारा है ना, नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें ध्यान देना है त्रिज्या पर। किस पर ध्यान देना है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डी जो होता है 2r के बराबर होता है ना। व्यास त्रिज्या को आधा करला कह रहा है, त्रिज्या को आधा करला कह रहा है, लो कट गया, तो डी ना बच गया, डी बराबर आर ना हो गया, डी बराबर आर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, यानी अर्ध विदित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर व्यास को दुगना कर दिया जाए तो परिधि कितना बढ़ेगा, वही दुगने बढ़ेगा, 1:2 ही होगा। क्या समझ में आ गया, बस वही है। अब इसको क्लीन कर दें। अब चलते हैं कहाँ, वृत्त खंड और त्रिज्या खंड पर। त्रिज्या खंड,
देखिए पाई का 2 मान होता है क्षेत्रमिति में, पाई का 2 मान क्षेत्रमिति में जगह होता है 22/7 और 3.1415 डॉट डॉट डॉट, तो जनरली यहाँ तक लिया जाता है 3.141 तक, इससे आगे नहीं लेते, यहाँ तक लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो हमेशा ये वाला लेना है 22/7, और क्वेश्चन इंडिकेट कर दिया है कि पाई के मान 3.141 लेना है तो फिर 22/7 को नहीं लेना। लेकिन अगर इंडिकेट नहीं दिया है तो हम लोग इसी को लेकर बनाएंगे। ठीक है, पाई के मान हमेशा फिर ये वाला लेंगे, कब जब इंडिकेट नहीं करेगा तब। चलिए, पाई का मान याद करने का तरीका हम बताए थे ना, याद है? 14 तारीख पाई का याद करने के लिए मान एगो 22/7 होता है, और एगो होता है 3.1415। देखिए 14 मार्च 1:59, इतना तो याद रखना है। 14 मार्च 1 तो मार्च पहले लिखा है, महीना पहले आ गया, दिन बाद में और समय भी बाद में, तो 3.1459 नहीं हो गया। तो ये याद करने के तरीके से याद कीजिएगा, 14 मार्च 1:59। ठीक है, पुल आउट है नहीं ना? तो पाई का मान 2 होता है। देखिए ये इसका अपना मान नहीं है, ये लगभग इसके बराबर होता है, लगभग, पूरी तरह बराबर नहीं होता, लगभग इसके बराबर होता है, इसलिए इसको लेके चलते हैं। ठीक है, ये इसका अपना मान नहीं, अपना मान ये वाला, और भी डॉट डॉट है, इतना ही नहीं और भी है, लेकिन जनरली इतना ही का काम लिया था, इसलिए इतना याद रखना है। 14 मार्च 1 महीना को बाद में करना, पॉइंट कर देना है, और जो दिन था और जो समय हो रहा था वो एक साथ लिख देना है। महीना को अलग करके अथी पॉइंट देना है, जो तारीख था और समय हो रहा था वो लिख देना है, बस। क्या दिक्कत है? अब चलते हम लोग यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। सपोज कि आपका एक वृत्त है, ठीक है। अब त्रिज्या खंड के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं हम लोग। त्रिज्या खंड क्या होता है? तो दो त्रिज्याएं द्वारा वृत्त को, टुकड़े को, दो त्रिज्या द्वारा वृत्त की जो टुकड़ा किया जाता है उसी को हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। देखो दो त्रिज्याएं द्वारा से क्या कर रहे हैं? खंडित कर रहे हैं, खंड में टुकड़ा कर रहे हैं। तो ये दो भागों में टूट ना गया। एक देखिए आपको ऐसा मिल रहा है, मिल रहा है ऐसे, और एक मिल रहा है आपको ऐसे मिल रहा है। इसको जाके यहाँ पर सेट कर देंगे तो इसमें ही बढ़ जाएगा जी, इतना भी नहीं है, मान लेते हैं ना। इसको जाके इसमें बैठ वृत्त बन जाएगा ना। तो यहाँ वृत्त को खंडित किए कि नहीं किए? वृत्त टुकड़ा हुआ ना, किसके द्वारा हुआ जी? तो दो त्रिज्याएं द्वारा हुआ। तो वृत्त त्रिज्या खंड कराता है, त्रिज्या के द्वारा हुआ इसलिए त्रिज्या खंड होगा। अब देखिए यहाँ पर ये दो प्रकार का त्रिज्या खंड होगा, एक छोटा और एक बड़ा हो जा रहा है, एक छोटा हो जा रहा है एक। तो बड़ा वाला को बोला जाता है दीर्घ, दीर्घ त्रिज्या खंड बोलते हैं इसको। और जो छोटा वाला होता है उसको बोलता है लघु त्रिज्या खंड। फॉर्मूला वही होगा। और ये जो कुछ ना कुछ एंगल बना के इसको काटा हुआ है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, इस एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? ये हो गया थीटा। चाहे जो भी कोण मान के कोण लेकर इसको काट दे वो थीटा का मान हो जाएगा। अगर 60 डिग्री पर काट दे तो 60 डिग्री थीटा का मान 60 डिग्री होगा। 120 पर काटे तो 120 हो गया मान थीटा का, है ना। ये थीटा हो गया, ये कोण का मान है। ठीक है, लघु और दीर्घ समझ में आ गया। बड़ा वाला टुकड़ा को दीर्घ बोलेंगे और छोटा वाला को, ऐसे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो दीर्घ वाला थोड़ा बड़ा सॉल्व करना पड़ता है, लघु वाला था शॉर्ट में ही सॉल्व हो जाता है। तो लघु का मतलब ही होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है। तो यहाँ पर वृत्त के दो खंड हुए त्रिज्या के माध्यम से, तो त्रिज्या खंड हो गया। तो एक का दीर्घ त्रिज्या खंड और एक को लघु त्रिज्या खंड कहेंगे। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? अब देखिए ये इसको हम लोग चाप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चाप। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे? चाप बोलते हैं।
सब बताएंगे आगे। पर यहाँ त्रिज्या खंड के बारे में देख लीजिए ध्यान से, क्लियर है ना। त्रिज्या खंड का ये देखिए, अब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया, और त्रिज्या खंड की परिधि हो गया। ये क्या हो गया, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई प्लस 2r, 2r है ना, तो r तो सब बराबर होता है, तो चाप की लंबाई प्लस 2r। इसका भी देखिए, ये भी इसका चापे है, ये भी क्या है इसका चापी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। त्रिज्याखंड अच्छे से समझ में आ गया ना, लघु किसको बोलेंगे, दीर्घ किसको बोलेंगे, ये आप लोग अच्छे से समझ में आ गए होगा। अब हम लोग चलते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाहे लघु हो या दीर्घ हो, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। दोनों का फॉर्मूला ये कोण पर डिपेंड खाली करता है बस, और कुछ नहीं। देखिए ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर 9th क्लास में आप लोग अच्छे से मैथ का क्लास किए होंगे क्षेत्रमिति का, तो वहां पे आपको बताया होगा कि थीटा बटे 360 कहाँ से आया है ना, और नहीं किए होंगे तो नहीं बताया गया होगा। चलिए देखिए ध्यान से, पाई स्क्वायर से तो आप पूरी तरह से परिचित है कि ये वृत्त का क्षेत्रफल है। चलिए ये आपका वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल ये पाई स्क्वायर है, लेकिन पाई स्क्वायर को टुकड़ा किया जा रहा है थीटा के माध्यम से, थीटा के, तो इस केंद्र पर गोले गोले से 360 डिग्री का कोण बनता है, और 360 डिग्री थीटा के कितना भागों में तोड़ रहा है, यही आया है यहाँ पे। थीटा जो होता है वो 360 को तोड़ रहा है, तो यही बन गया आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब समझ में आ गया कि नहीं आया, ये इसको खंडित किया है, वही वाला आया है थीटा बटा 360। जो 360 को कितने अंश में तोड़ रहा है वही होता है त्रिज्याखंड। क्लियर हो गया, कोई डाउट है नहीं। चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। अब इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग से। किसी त्रिज्याखंड की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, कितना गुना, 2 गुना बोल रहा है ना, 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना गुना का वृद्धि होगा। बाबू ज्यादा हड़बड़ाइए नहीं, इतना बड़ा देख करके कुछ नहीं करना है। किसको बढ़ा रहा है, वो त्रिज्या को बढ़ा रहा है, तो त्रिज्या कितना बढ़ा रहा है, ये 2 गुना ना, लो 2 गुना बढ़ा दिए। अब त्रिज्या पर कितना पावर है, तो 1 पर 2 दूनी 4 गुना का वृद्धि होगा। बताइए कहाँ डाउट है, आपके नहीं सर हमको समझ में तो आया ही नहीं, तो देख लीजिए ये आपका पुराना वाला है ना आपके पास, नया वाला में बोल रहा है कि 2 गुना वृद्धि हो गया इसमें, अगुने थीटा बटा 300। ये देखिए पाई 4 होगा, 2 दूनी 4, आर स्क्वायर थीटा बटा 300। एकरा में कितना से गुना हुआ है, और एकरा में कितना से गुना हुआ है, तो एकरा से 4 गुना है कि नहीं है, ये वाला से 4 गुना ना हो गया ये, और ये वाला से 4, इसे ही कैंसिल होता 4 ना बचेगा, तो 4 गुना बचेगा। तो हम ऐसा सॉल्व नहीं कर जाएंगे, काहे करेंगे भाई, इतना टाइम मेरे पास नहीं। हम क्या करेंगे, जितना गुना कर रहा है उतना के स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको 3 गुना कहा होता तो 3 का स्क्वायर, 5 गुना कहा होता तो 5 का स्क्वायर, 2 गुना कहा होता तो 2 का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया। अनुपात भी सेम वही है। अगर आपका अनुपात बोल देता कि दोनों का अनुपात क्या होगा, तो पुराना वाला के लिए हमेशा, और नया में कितना वृद्धि हुआ था, 1:4। आधा कर दिया जाता है, आधा, तो 4:1। इतना दिमाग काम नहीं करेगा। अगर आधा वाला में उतना दिमाग नहीं काम करता है तो नया वाला पहले पुराना वाला बात कर दो, आधा वाला में नया वाला पहले पुराना वाला, तो नया वाला के लिए 4 था, पुराना वाला के लिए हमेशा 1 बोले हैं सर, बोले ना, तो 4:1 आ गया। क्लियर, बोले कहाँ दिक्कत है। अगर 3 गुना कर दिया जाए तो 1:3,
का स्क्वायर 9, तो 1:9 हो गया। क्या कोई डाउट है इसमें? किसी प्रकार को किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जितना हम फॉर्मूला बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सारा इस पर है, सभी का सभी सॉल्व होना चाहिए। क्लीन कर दें। अब क्या देता है 3:4 गुना 3 अनुपात 3 नहीं 3 अनुपात नहीं 3.2/3 गुना वृद्धि कर रहा है। मान लीजिए इतना गुना वृद्धि कर, तब क्या करेंगे? तो 3 3 9 9 2 11/3 वर्ग कर दो बाबू। कितना है? 121 बड़े कितना? अच्छा 9 ना। तो पुराने और नए का अनुपात कितना? पुराने और नए तो 9 अनुपात और नए पुराने का अनुपात 100। क्लियर तो है? अगर पुराना पहले बोलेगा तो यहाँ वाला ऊपरे और यहाँ वाला नीचे, और नया पुराना का तो जस के तस, जस के। कहाँ दिक्कत होने वाला है? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? अभी भी कोई डाउट है? चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। ये लघु और दीर्घ दोनों के लिए है। अब चलते हैं हम लोग चतुर्थांश। एक होता है चतुर्थांश। देखिए ये क्या है आपका वृत्त है ना। चतुर्थांश मतलब 1/4 करना। चतुर्थांश का मतलब क्या? देखिए ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो क्या जानते हैं? क्या लिखे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या होगा? पूरा का क्षेत्रफल पहले क्या होता है? अब ये चतुर्थांश मतलब ये वाला भाग, या तो ये वाला या तो ये वाला, कोई एगो 4 भाग में से कोई। तो क्या कर रहा है? पूरा वृत्त में 4 से भाग कर देंगे तो ना हो जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने 1/4 गुने ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हुआ। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का आधा न कर रहा है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अर्धवृत्त तो वृत्त का आधा, तो 1/2 πr² नहीं हो जाएगा? 1/2 πr² वृत्त का आधा, और चतुर्थांश 1/4 πr² चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 1/4 हो गया। चतुर्थांश का मतलब 1/4। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? क्लियर है? इसको क्लीन कर दिया जाए। उनमें भी कितना गुना वृद्धि होता है इसका पर डिपेंड करता है। इस सब पर थोड़ी मतलब है हमको, इस सब से कोई मतलब नहीं। मतलब किससे? आर से खाली, बस। किससे मतलब रखना है? दोस्त कौन है मेरा? आर है। आर के अलावा किसी को हम नहीं जानते। आर के अलावा किसी को नहीं जानते। देखिए यहाँ अर्धवृत्त की परिमिति पूछेगा तब क्या करेंगे? पाई प्लस 2 इंटू आर या पाई प्लस 2/2 इंटू डी होगा ना। ये क्या हो गया? अर्धवृत्त का परिमिति। ऐसा होता है ना अर्धवृत्त, नहीं होता है? देखना सूत्र है परिमिति। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और ये वाला लंबाई का निकालने का सूत्र है पाई प्लस 2 और बटा में इंटू आर। इंटू में कितना? अब कितना गुना वृद्धि होगा नहीं वृद्धि किस पर डिपेंड करता है? और 2 गुना तो 2 गुना वृद्धि, 4 गुना तो 4 गुना वृद्धि होगा, क्योंकि पावर तो है नहीं। पावर रहेगा तब ना। क्लीन कर दें। बहुत अच्छा। ये चाप की लंबाई बराबर क्या होगा? तो चाप किस में से काटा जा रहा है? परिधि में से ना चाप आता है, तो परिधि के लिए 2πr और थीटा के माध्यम से काटा जाता है 360 वाला को, तो θ/300 2 से उड़ा दीजिए। कितना? तो πr θ कितना? ये हुआ आपका चाप की लंबाई। यही ना चाप बोल रहे थे हम जी? यही चाप बोल रहे थे। अब त्रिज्याखंड की चाप की त्रिज्याखंड की परिमिति के बराबर कितना होगा? त्रिज्याखंड की परिधि या परिमिति की बात होता है ना। देखिए चाप की लंबाई, तो चाप ये वाला होना है। चाप कितना है? πr θ/100
और 2 आर ना हो गया तो 2r। अब यहाँ कॉमन ले सकते हैं r इंटू पाई थीटा बटा 180 प्लस में 2, r कॉमन है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ किसका, त्रिज्याखंड की परिमिति या परिधि बराबर। ठीक है, ये आपके बुक में दिया हो या नहीं दिया हुआ हो हमको पता नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब तो यहाँ बढ़ेंगे हम लोग वृत्तखंड। तो वृत्त के टुकड़े को वृत्तखंड कहा जाता है। वृत्त के टुकड़े को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर वृत्त के 2 खंड हुआ है, एक ये वाला एरिया है ना ये, और एक ये वाला एरिया है। तो 2 खंड में बांटा गया है, एक नीचे देख रहे हैं एक ऊपर देख रहे हैं। तो ऊपर वाला ज्यादा इसलिए क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाला छोटा इसलिए लघु वृत्तखंड हो गया। ठीक है, एक लघु एक। अब भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, ये ऐसे रहे ये ऐसे रहे। अब क्या है, ये पूरा त्रिज्याखंड में से अगर इस त्रिभुजवा घटा दें तो यही ना बचेगा जी। ये पूरे देखिए त्रिज्याखंड है ना, अब ये त्रिभुज इसमें से मिटा देना तो वृत्तखंड बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो सूत्र क्या होगा, पाई स्क्वायर थीटा, या लिख देते हैं बढ़िया से, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई स्क्वायर थीटा बटा 300। और यदि ये समबाहु त्रिभुज होगा तो 4/3 ये सॉरी √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज होगा तब √3/4 गुने, या कोई भी त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आई वाला में से घटा देंगे तो बन जाए क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलेगा तब लघु के लिए है, किसके लिए, अब दीर्घ बोलेगा तब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला घटा दिया जाता तो आपका क्या बचेगा, दीर्घ बचेगा कि नहीं बचेगा, दीर्घ बच गया ना। तो हम बोलेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज बन रहा था। उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पाई r का वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला नीचे वाला घटा देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दीर्घ बचेगा ना। तो यहाँ लिखा हुआ पाई r स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल के लिए, घटाना है किसको, लघु वृत्तखंड, तो बचेगा क्या मेरे पास, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित जितने भी समस्याएं आने वाली है सभी समस्याओं के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जितना कॉन्सेप्ट था सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो निकालना है वो लेसन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेसन को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।